नमस्कार, स्वागत है आपका मेट्रो सिटी में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। साइबर सिटी गुरुग्राम से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक दोस्त ने ही दोस्त की जान ले ली और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। फिलहाल मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। देखिए रिपोर्ट। दोस्त ने की दोस्त की हत्या, साथ में छलकाया जाम, फिर ले ली जान, मर्डर तक पहुंचा मामूली विवाद। यह कहानी है गुरुग्राम के बिलासपुर थाने के नूरपुर भोड़कला गांव की, जहां रविंद्र नाम के शख्स ने साहिल नाम के शख्स की हत्या कर डाली। मृतक साहिल के परिजनों की माने तो साहिल और आरोपी रविंद्र दोनों गहरे दोस्त थे। शुक्रवार शाम को रविंद्र साहिल को लेकर गांव में ही कबाड़ी का काम करने वाले एक व्यक्ति की दुकान पर गया, जहां दोनों ने शराब पी। इस दौरान दोनों में किसी बात को लेकर तकरार हो गई और बात इस कदर बढ़ गई कि रविंद्र ने साहिल पर चाकू से हमला कर दिया और उस पर तब तक हमला करता रहा जब तक कि साहिल जमीन पर नहीं गिर गया। जहाँ पे ये घटना हुई है वहाँ पर एक कबाड़ी की दुकान थी, गाड़ी का मोटर मैकेनिक का काम करता है, जिसकी दुकान पे ये घटना हुई है। उन्होंने बताया, हम सब परिवार वालों को भी, पुलिस को भी, मीडिया वालों को भी, सबको बताया कि रविंदर ने साहिल का कत्ल किया है। उसके हाथ में कुछ धारदार हथियार था, जिससे उन्होंने वारदात को अंजाम दिया है। साहिल की आवाज़ सुन के वो दुकान से बाहर आया है। बाहर आने के बाद उन्होंने देखा कि साहिल जो है खून से लथपथ है, तो उन्होंने जब उसको छुटवाने की कोशिश की तो जिसने वारदात, रविंदर ने जो वारदात की है, वो कबाड़ी की तरफ भी लपका, लेकिन कबाड़ी अपने होश हवास में था, वो वहाँ से घटनास्थल से भाग गया। मृतक के भाई की माने तो जिस जगह झगड़ा हुआ उसके पास ही कबाड़ी की दुकान है। दोनों के बीच हो रहे झगड़े के दौरान कबाड़ी बीच बचाव करने के लिए भी पहुंचा था, लेकिन रविंद्र के सिर पर तो खून सवार था, लिहाजा रविंद्र ने कबाड़ी पर भी हमला कर दिया। रविंद्र के गुस्से को देखकर कबाड़ी वहां से भाग निकला और साहिल के पिता को झगड़े की जानकारी दी। जब वो लोग मौके पर पहुंचे तो साहिल खून से लथपथ पड़ा था, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुबह जब उठा ना 6 बजे तो लड़का बोला, मेरा भाई लड़का अस्पताल में है। जब मैं आया तो डेथ हो गई। कुछ 5 लोग थे जिनको वो मारा है। तो आपको कब पता चला था? सुबह 6 बजे। कितने साल का था सर? 17 का। क्या काम करता था? मेरे पास घर रहता था, कुछ नहीं करता था। क्या आप जो आपकी इच्छा वो कर दो। पुलिस से क्या करते हैं? जो भी आपकी करो वो कर दो, कोई भी खत्म नहीं। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस हॉस्पिटल पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी रविंद्र फरार हो गया है। मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने रविंद्र के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल में पिछले 4 दिनों से मरीजों को दवा नहीं मिल रही है और ना ही एम्बुलेंस। शुक्रवार से अस्पताल में इमरजेंसी सेवाएं भी ठप हो गई। अस्पताल समेत पूरे जिले में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत सेवाएं दे रहे कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इस हड़ताल में चपरासी से लेकर डॉक्टर तक शामिल हैं। कर्मचारी अस्पताल परिसर में ही धरने पर बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने कोरोना काल में जनहित के लिए कार्य किया है, लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता तब तक वे हड़ताल पर रहेंगे।
हम 2 दिन की हमने सांकेतिक हड़ताल दी थी सरकार को, हमने कहा पेन डाउन किया था, उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद से हम कल से पूरी तरह से हड़ताल देंगे। जॉब सिक्योरिटी के लेके बताएं तो कि जैसे नियमित कर्मचारी को अगर हटाया जाता है तो उसका एक तरीका है कि पहले इंक्वायरी होगी, उसकी सुनवाई होगी, उसका पक्ष रखा जाएगा, उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई होगी, वो भी हरियाणा सरकार के नियमों के अनुसार होगी। लेकिन हमारे यहाँ पर कार्रवाई उल्टी है, पहले कर्मचारी को निकाला जाता है, उसके बाद सुनवाई होती है। इतने कर्मचारी 5 महीने 6 महीने अपने घर बैठा रहता है। दूसरा क्या है कि मान लो आज मैं ड्यूटी पर आया हूँ तो हमारी जो है इतनी भी स्थायित्व नहीं है कि भाई मुझे आके अफसर द्वारा कह दिया जाएगा कि नोड़ा भाई योर सर्विस विल बी टर्मिनेटेड टिल नाउ। वहीं हर घर तिरंगा अभियान को लेकर साइबर सिटी गुरुग्राम में हर घर तिरंगा की मुहिम से अब स्कूल के छात्र भी जुड़ने लगे हैं और लोगों को जागरूक करने लगे हैं। साइबर सिटी में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आम जन को जागरूक करने के लिए खानसा रोड स्थित एसडी आदर्श गर्ल्स स्कूल के छात्र छात्राओं ने मिलकर एक रैली निकाली और स्थानीय लोगों को जागरूक किया। हम सभी तिरंगे झंडे को सभी लोगों को एक तरह से बताना चाहते हैं कि तिरंगे की क्या महत्व है, तिरंगा हमारे लिए कितना महत्व रखता है। हम सभी के घरों में अगर हम ये बातें सबको बता सके तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। अगर हम सब लोगों को बताते हैं और हमारी वजह से अगर 4 घरों में भी तिरंगा लगेगा तो हमें इसकी वजह से बहुत खुशी होगी। मैं आपको पहले तो ये बताना चाहूँगी कि हम मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि आजकल की जो जनरेशन है वो उनके माध्यम से उन्होंने जो ये मुहिम चलाई है तो वो तिरंगे की जो इम्पोर्टेंस है वो समझ पा रहे हैं। और आप देख रहे हैं जिस तरीके से पीछे हैं बच्चे, हमारे स्कूल के एसडी शिशु मंदिर गर्ल्स हाई स्कूल खानसा रोड के जो बच्चे हैं वो पूरे ही बिल्कुल ऐसे एक्टिव होकर इस चीज़ के लिए तैयार है, क्योंकि अब हर घर में यही बात चल रही है, कोने कोने में बच्चे यही सुन के आ रहे हैं कि हर घर तिरंगा। आज हम अपने स्कूल के माध्यम से बच्चों को ऑन रोड ये फ्लैग मार्च लेकर जा रहे हैं ताकि आसपास के लोगों को पता चले कि 15 अगस्त के दिन जो मोदी जी ने मैसेज निकाला है कि हर घर तिरंगा लहराया जाए, तो इस माध्यम से बच्चों के माध्यम से हम लोगों को यही मैसेज लेने के लिए फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं ताकि 15 अगस्त के दिन हर घर झंडा लहराया जाए ताकि लोगों को अपने राष्ट्रीय ध्वज के महत्व का पता लगे। वहीं सोमवार से शुरू होकर हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र अपने आप में ऐतिहासिक होगा। इस बार मानसून सत्र की कार्रवाई ई विधानसभा प्रणाली के जरिए आयोजित की जाएगी। इसके लिए विधानसभा में विधायकों के डेस्क के ऊपर एक टैबलेट लगाया गया है जिसमें विधायकों को लगाए गए सवालों के जवाब, कॉलिंग अटेंशन, स्थगन की पूरी जानकारी होगी। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ने बताया कि विधानसभा में विधानसभा प्रणाली शुरू करने के लिए 12 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, लेकिन ऐसे करीब 8.5 करोड़ रुपए में ही इसे पूरा कर लिया गया है। विधानसभा ई प्रणाली के लिए 17 महीने पहले शुरुआत की गई थी। देखिए, 8 अगस्त को हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। ये सत्र एक ऐतिहासिक सत्र होगा क्योंकि ये सत्र पूरी तरह से ई विधान के अंतर्गत प्रायोजित किया जाएगा। खबर झज्जर से है, जहां गांव खेड़ी खुमार में एक महिला ने मानसिक रूप से परेशान होकर जहरीला पदार्थ निगल लिया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। महिला को इलाज के लिए झज्जर के सरकारी अस्पताल लाया गया।
जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने महिला के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया। मिली जानकारी के अनुसार महिला पिछले काफी दिनों से मानसिक रूप से परेशान चल रही थी। कुछ समय पहले उसके बेटे की मौत हो गई थी, जिसके बाद से वो लगातार मानसिक रूप से परेशान चल रही थी। इसी परेशानी के चलते उसने जहरीला पदार्थ निकल लिया। परिजनों ने उसे इलाज के लिए झज्जर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसने दम तोड़ दिया। उसकर में है ना पॉइजन खाने से दाखिल हुई थी, जो जिसके दौरान इलाज है ना रात को मौत हो गई। जिसका पॉइजन खाने के कारण मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। इसका कुछ दिन पहले है ना लड़का एक्सपायर हो गया था, जिसका इससे मानसिक संतुलन चला गया था। वो थायराइड वगैरह ऐसी बीमारियों से परेशान थी, जिसके कारण इसने पॉइजन खाया। वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के खिलाड़ी को हराकर गोल्ड पर कब्जा करने वाले बहादुरगढ़ के गांव छारा के दीपक पूनिया के घर में जश्न का माहौल है। दीपक के पिता का कहना है कि दीपक ने के गोल्ड मेडल लाने पर उन्हें पूरा गांव खुश है। उन्होंने कहा कि दीपक बेशक ओलंपिक में गोल्ड मेडल से चूक गया था, लेकिन कॉमनवेल्थ में गोल्ड लाकर उसने इस कमी को पूरा कर दिया। उन्होंने सरकार से गांव में एक स्टेडियम बनवाने की मांग की, जिसमें खेल प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिल सके। बहुत बढ़िया खुशी का माहौल है। छोटी उम्र में लाग गया था दीपक, बहुत बढ़िया खुशी हुई। एयरपोर्ट से ले आवांगे और गांव में ले आवांगे, पूरा भंडारा करते हैं उसके लिए। सारा गांव खुशी मनाता है। क्या खिलाओ? खाओ जी खाओ, औरों को भी खिलाओ जी। कोई वहीं बजरंग पूनिया ने एक बार फिर से अपने बेहतरीन प्रदर्शन से दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में कनाडा के मैकलिन लाचालान को 65 किलो वर्ग फ्री स्टाइल रेसलिंग में हराकर बजरंग ने गोल्ड पर कब्जा किया। वहीं बजरंग पूनिया के परिवार में इससे खुशी का माहौल है, साथ ही उनके गांव में भी जश्न मनाया जा रहा है। बजरंग पूनिया के पिता ने कहा कि बजरंग उनसे वादा करके गया था कि गोल्ड मेडल लेकर आऊंगा, और बजरंग पूनिया ने अपना वादा पूरा किया। पिता ने बताया कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में बजरंग 3 मेडल पहले ही लेकर आ चुका है और अब आने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लाकर गांव का नाम रोशन करेगा। वादा करी गया था और वो करके निभा के दिखा दिया। मेरा बेटा शेर की डाल दाड़ मारता है मैट पर, और 2018 में गोल्ड ले आया था इस कॉमनवेल्थ में। और ये महीना खुशी का हमारे लिए, अपने इंडिया में झंडा फहराएगा। मेरे बेटे ने विदेशी धरती पर अपना तिरंगा झंडा फहरा दिया है। भारत में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया। चीता से शुरू करके शेर बन के उभरे, और हमारे भारत का एक बेटा हमारे लिए गौरव का स्थान प्राप्त किया। और सोनीपत और झज्जर में हर जगह खुशी मनाई जा रही है। बहुत बढ़िया गेम दिखाया है और पूरे वर्ल्ड में नाम कमा दिया उसमें, और डबल खुशी है इस महीने में। 2 झंडे पकड़ा जाएंगे, और मेरे बेटे विदेश में जाकर भी अपना इंडिया का झंडा फहराया है, और हमारी बहुत खुशी है। इस खुशी को हम बयान भी नहीं कर सकते थे। और मेरा बेटा चीते की तरह लड़ता है, और उसका साहस इतना है कि आगे भी ऐसे चलता रहेगा। वो बहादुरगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में एक मां और बेटे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के अस्पताल में भिजवाया। बताया जा रहा है कि दिनेश अपनी बुजुर्ग मां के साथ पिछले काफी लंबे समय से बहादुरगढ़ के सेक्टर 7 में रह रहा था। मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया और मौके से सबूत भी जुटाए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज सुबह 8 बजे करीब 112 से कॉल आई थी कि माँ बेटे की यहाँ पे ना डेथ हो गई है यहाँ पे। तो इसकी वाइफ ने, अमिता ने, दिनेश की वाइफ जो मरने वाला है दिनेश, उसकी वाइफ ने कॉल की थी 112 पे। तो यहाँ पे मौका मुलाजा किया गया। जो घर से राममूर्ति की डेड बॉडी यहाँ पे मिली है चारपाई पे, और जो दिनेश की डेड बॉडी है वो वहाँ पे सिविल अस्पताल में
मिली है। दोनों की डेथ हो चुकी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। कर्मचारियों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कर्मचारियों को हटाने की कार्रवाई नहीं रोकी गई तो वो हड़ताल को जारी रखेंगे। एनएचएम कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य विभाग के एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना फ्रंट लाइन वर्कर्स के रूप में अपनी सेवाएं दी, लेकिन आज प्रशासन इस त्याग को भूलकर एनएचएम कर्मचारियों को धीरे धीरे हटाने का काम कर रहा है, जिससे एनएचएम कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है और वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। साल होने को जा रहे हैं, अब तक तो ना तो वो होया है, ना हमारी कोई जॉब सिक्योरिटी का कोई सिलसिला है। सरकार चाह रही है जब भी कभी कुछ कर देती है, कभी कुछ कर देती है। वहीं अंबाला कैंट पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में एक बार फिर से गृह मंत्री अनिल विज ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। हालांकि इससे पहले भी गृह मंत्री अनिल विज हर शनिवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाया करते थे और लोगों की समस्या सुना करते थे, लेकिन नगरपालिका चुनाव होने के चलते आचार संहिता लगने के कारण जनता दरबार को बंद कर दिया गया था और शनिवार को एक बार फिर से अब जनता दरबार लगाया जाने लगा है। इस मौके पर पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में फरियादी अपनी फरियाद को लेकर गृह मंत्री अनिल विज के जनता दरबार में पहुंचे थे। मैंने कार्रवाई करने के लिए कहा है। फौजी सीमाओं पर हमारे देश की रक्षा करते हैं, इनकी बदौलत हम घरों में आराम से सोते हैं और इनके साथ यहाँ आके ज्यादतियां हुई हैं, उनका मैं समाधान करता हूँ। और मैंने तो लंबे समय से ये लगा रहा हूँ मैं जनता दरबार, मुझे जरूरी लगा वहाँ मैंने उसी वक्त संबंधित अधिकारी से बात करके कहा है कि भाई तुरंत कार्रवाई की जाए। वहीं बादली में चोरों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं और एक के बाद एक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला बादली से सामने आया है, जहां बेखौफ चोर चोरी करने की नीयत से एक घर में घुस गए। वहीं इसकी भनक परिवार को लगी तो परिवार वालों ने एक चोर को मौके पर ही पकड़ लिया और 2 चोर भागने में कामयाब रहे। वहीं इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को अपने काबू में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज सुबह सूचना मिली थी यहाँ अपने बादली गांव के अंदर मकान के अंदर 3 चोर घुसे हुए हैं, जिस पर मौका जाने पर एक व्यक्ति को हमारे सम्मुख पेश किया, जिसने बतलाया कि मैंने अपने 2 मोबाइल फोन चोरी किए थे जो वहाँ मौका पर बरामद हो गए और 2 की तलाश जारी। खबर कनीना से है, जहां दादरी रोड पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं घायलों को गंभीर चोट लगने के कारण हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बता दें कि लोगों का कहना है कि नीलगाय को बचाने के चक्कर में गाड़ी अनियंत्रित हो गई और बिजली के खंभे से जा टकराई। वहीं डॉक्टर ललित कुमार ने बताया कि गाड़ी में 6 लोग सवार थे, जिनमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी सभी घायल लोगों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शवों के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की कार्रवाई में जुट गई है। सिविल हॉस्पिटल कनीना में मास कैजुअलिटी आई हुई थी, जिसमें एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 6 लोग सवार थे। उन 6 लोगों में से 3 लोग थे वो ब्रॉड डेड थे, यहाँ पे मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। उसके अलावा 2 लोग थे, एक अशोक पेशेंट और एक विजेंद्र पेशेंट, उनको काफ़ी सीरियस हेड इंजरी थी।
प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद उनको पीजीआई रोहतक और हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। गाड़ी थी अर्टिका गाड़ी के अंदर भी 6 जवान थे। 6 जवान बैठे हुए थे, वो गाड़ी चला रहे थे। गाड़ी से मतलब वो खरकड़ा बास के पास एक पोल, बिजली के पोल के अंदर लग गई, जिसके अंदर में 3 आदमी इंजर्ड होकर एक्सपायर हो गए और 2 को रेफर कर दिया गया रोहतक और 1 ठीक है यहाँ किरणा हॉस्पिटल में, सोनू नाम का। वहीं खबर यमुनानगर से है, जहां CIA 2 की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें आपको कि CIA 2 की टीम ने ITI के 2 छात्रों को चेन स्नैचिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। वहीं सब इंस्पेक्टर रणवीर ने बताया कि उनकी टीम ने सूचना मिली कि 2 युवक बाइक पर सवार होकर वारदात की फिराक में जगाधरी वर्कशॉप रोड गावा प्लेस में घूम रहे थे, जहां गुप्त सूचना के आधार पर दोनों युवकों को बाइक समेत गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं आरोपियों ने चेन स्नैचिंग की एक वारदात का खुलासा भी किया है। फिलहाल युवकों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सर, ये यमुनानगर में दिनांक 22 जून की रात्रि को एक रेलवे कर्मचारी के से 2 बाइक सवारों ने बैग छीना था और उस बैग में मोबाइल, पैसे, कुछ कागजात थे, जो अभी बीती रात को 2 व्यक्तियों को काबू किया है। तो उनके कब्जे से वह छीना हुआ बैग, पैसे और मोबाइल बरामद कर लिया है। ठीक है, जिनको आज पेश अदालत किया जा रहा है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को जीत मिली है। जगदीप धनखड़ बने देश के नए उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार की जीत, जगदीप धनखड़ बने देश के नए उपराष्ट्रपति। जब जगदीप धनखड़ को मिले 528 मत, जबकि मार्गरेट अल्वा को मिले 182 वोट। जगदीप धनखड़ देश के नए उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग हुई, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्यों ने मतदान किया और इसमें एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को जीत मिली है। जगदीप धनखड़ को टोटल 528 वोट मिले, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी रही मार्गरेट अल्वा को 128 मत मिले। अंबाला शिक्षा विभाग अब सरकारी स्कूलों की सीनियर सेकेंडरी विंग के साइंस में पढ़ने वाले छात्रों को नाप तौल और क्वालिटी के बारे में जागरूक करेगा। इसके लिए सभी स्कूलों में छात्रों के क्लब बनाए जाएंगे। इस जागरूकता कार्यक्रम में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के नियमों के हिसाब से बच्चों को वस्तुओं की शुद्धता, अशुद्धता मानकों से जुड़ा पाठ पढ़ाया जाएगा। साथ ही अंबाला के साइंस स्ट्रीम वाले 32 सरकारी स्कूलों में साल में 3 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करवाए जाएंगे। अंबाला की डीसीपी मीना राठी ने बताया कि बच्चों में वस्तुओं के तय मानकों के प्रति जागरूकता लाना इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है। परिषद की ओर से जो है जितने भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं जिनमें कि साइंस स्ट्रीम है, वहां पर BIS क्लब बनाए जा रहे हैं, जिसमें कम से कम 15 बच्चे होंगे। वहीं स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे नेशनल हेल्थ मिशन से के सभी लोगों की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रही। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं मानी तो अपनी हड़ताल को तीसरे दिन भी वो जारी रखेंगे और इसे अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील कर दिया जाएगा। कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए नागरिक अस्पताल परिसर में धरना दिया। अस्पताल से आपातकालीन और कोरोना टीकाकरण सहित सभी सेवाएं बाधित हुई हैं। हमारी मांगे जो 2 कर्मचारी हमारे हटाए गए हैं उनको तो बहाल किया जाए और 7वां वेतन दिया जाए हमें। और अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मांगी तो हमें शायद अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी फैसला हो सकता है। अभी तो 3 दिन की ही हड़ताल है, आज दूसरा दिन है।
और सरकार से एक सेवा सुरक्षा की मांगे रखी गई है हमें। पहला मतलब तो ये है कि जो हमारे 2 भाई हटाए गए हैं ना, उनको सबसे पहले वापस लेके आया जाए। और दूसरी है जो हमारा 7वां वेतन आयोग जो लागू करने की डिमांड कर रही थी सरकार, आज तक वो हमें नहीं मिला है। सबसे पहले हमारे वो लागू किया जाए। हमारी 3 दिन की हड़ताल बढ़ाई गई है और हमारी मांग है 7वें वेतनमान लागू करो हमारा, और जो कंसोलिडेट सैलरी का लेटर आया है उसको वापस लिया जाए। और अभी सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी करते हुए हमारे 2 साथियों को मेवात में टर्मिनेट किया है, तो हम चाहते हैं कि उनको तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाए और भविष्य में इस प्रकार का किसी भी कर्मचारी के साथ कोई भी शोषण नहीं होना चाहिए। नहीं कर्मचारी किसी भी आर पार की लड़ाई के लिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।